So, dear friends, here we are going to discuss the paper of financial management for CA Intermediate for May 2022 examination. A very short description is paper is as usual. In general, it is a simple question except one difficult question. ये ट्रेंड एक्चुअली बना हुआ है पिछले कुछ अटेम्प्ट से कि एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट जो है वो बड़ा एक्सट्रीमली मैथमेटिकल या थोड़ा डिफिकल्ट दे देती है और बाकी सारे क्वेश्चंस का लेवल यूजुअल होता है, नॉर्मल होता है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है और बचे हुए 5 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। उन 5 में से एक प्योर थ्योरी क्वेश्चन होता है। तो अगर आप 4 प्योर न्यूमेरिकल चूज कर लें तो आपका पूरा 60 मार्क्स का एफएम न्यूमेरिकल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 रेशियो एनालिसिस का एक सिंपल क्वेश्चन है। यूजुअल रूटीन जो हम फॉलो करते हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, इक्विटी शेयर कैपिटल दी है और रिजर्व्स एंड सरप्लस टू शेयर होल्डर्स फंड दिया है। तो इक्विटी हमको मालूम है और रिजर्व्स को हम x मान लेंगे। तो x डिवाइडेड बाय 10 लाख प्लस x इज इक्वल टू 0.5 करके रिजर्व की वैल्यू भी आ जाएगी, शेयर होल्डर फंड भी पता चल जाएगा। फिर शेयर होल्डर फंड यहां रख देंगे तो सेल्स निकल आएगी। फिर सेल्स को डेटर्स टर्नओवर रेशियो में रख देंगे तो डेटर्स निकल आएंगे। फिर सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। फिर स्टॉक वेलोसिटी मतलब स्टॉक का पीरियड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे 2/12 कर देंगे तो स्टॉक आ जाएगा। अच्छा, हमने ऐसे क्वेश्चन करे हैं कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिया है, यहाँ सेल्स रख देंगे तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल निकल आएगी। वर्किंग कैपिटल का अमाउंट आपको पता है और वर्किंग कैपिटल का रेशियो आपको पता है तो x और y की इक्वेशन बन जाएगी। x माइनस वाई इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल अमाउंट, x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 2.5। सॉल्व करेंगे तो करंट असेट करंट लायबिलिटी आ जाएगा। करंट असेट में से डेटर इन्वेंट्री माइनस करेंगे तो कैश आ जाएगा। करंट लायबिलिटी तो अपनी जगह पर जो है वो है ही। तो बस इस तरह से सारी चीजें यहाँ पर आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। तो एक एवरेज क्वेश्चन था, नीदर टू इजी नॉट टू डिफिकल्ट, 5 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 चीजें कैलकुलेट करने को पूछी गई। फिर क्वेश्चन 1 भी अगेन एक कंपलसरी क्वेश्चन है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। इसको लेके इंस्टीट्यूट सिलेबस बदलता रहता है। पहले ये सिलेबस में था, फिर इसको स्टडी मटेरियल यानी कि सिलेबस से हटा दिया, फिर इसको वापस ले लिया। दे कीप ऑन डूइंग। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मेरे नोट्स में है और मेरे नोट्स में जो क्वेश्चन है एक डिट्टो सेम। इसमें 980 में से 980 माइनस फिक्स्ड एसेट 500 कर लोगे तो 480 की करंट एसेट आ जाएगी। अब करंट लायबिलिटी में मेरे नोट्स में जो क्वेश्चन है ना उसमें पब्लिक डिपॉजिट शॉर्ट टर्म नहीं है, मीडियम टर्म है। तो मैं बोलता हूँ ये मीडियम टर्म है इसलिए छोड़ रहे हैं, शॉर्ट टर्म होता तो ले लेते। इन्होंने यहाँ स्पेशली शॉर्ट टर्म लिख दिया। तो 280 की करंट लायबिलिटी हो जाएगी, 480 की करंट असेट्स। और वही टंडन कमेटी के 3 फॉर्मूला, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इनटू 75%, करंट असेट इनटू 75% माइनस करंट लायबिलिटी, एंड करंट असेट माइनस कोर करंट असेट का 75% माइनस करंट लायबिलिटी। कोर करंट असेट यहाँ दी है। मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस से सिंपल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब ये जो सी क्वेश्चन ना एक्चुअली ये कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। अगर आप स्टडी मटेरियल देखोगे एफएम का तो उसमें लिखा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट टाइटल, फिर लिखा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ लिया है तो कृपया वहां रेफर करें, उसके कुछ एग्जांपल यहाँ पब्लिश्ड है। एंड द सेम थिंग आई आल्सो डू कि आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑलरेडी कॉस्टिंग में पढ़ लिया है तो काइंडली रेफर देयर। एनीवेज, मान लो आप कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा भूल चुके थे
तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था, क्योंकि ये ईओक्यू का क्वेश्चन है और कैश मैनेजमेंट में हम ऑलरेडी ईओक्यू पढ़ते हैं। तो वही आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। फिर ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट में हम फॉर्मूला लगाने की जगह टेबल बना लेते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, जिस ऑर्डर साइज पे सबसे कम टोटल कॉस्ट आती है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। रीऑर्डर लेवल भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, नॉर्मल लीड टाइम और पर डे कंजम्पशन के हिसाब से। इजी क्वेश्चन था। फिर कंपल्सरी क्वेश्चन 1D, बहुत ही इजी है। इनिशियल आउटफ्लो दिया है, 4 साल के इनफ्लो दिए हैं, लाइफ दिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिए। रिस्क एनालिसिस का क्वेश्चन, एनपीवी जीरो कब होगी ये आपसे पूछा है। एक तो एनुअल कैश फ्लो कितना कम हो जाए जिससे एनपीवी जीरो हो जाए। आई एम सॉरी, बहुत इजी तो नहीं बोलूंगा मैं, मगर आसान है। इस तरह का एक क्वेश्चन करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल में है। और प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट को तो एक्स मान के कर सकते हो। और एनुअल कैश फ्लो में मैंने बताया था कि अगर एन्युटी नहीं बनती है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो को एक्स मान करके आप सॉल्व कर सकते हो। इंडिविजुअल ईयर की इनफ्लो नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो को एक्स मान के सॉल्व कर सकते हो। फिर अब यहां से ऑप्शनल क्वेश्चन शुरू होते हैं, मतलब 2 to 6 में से कुछ 4 क्वेश्चन आपको करने थे। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली लेवरेजेस चैप्टर का है। इस तरह का, इसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, वो 2 पॉइंट हटा दो तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नोट्स में है। सेल से पीवी रेशियो है तो कंट्रीब्यूशन निकल आएगा, माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे ईबीआईटी आएगा, माइनस इंटरेस्ट करेंगे पीबीटी आएगा, माइनस टैक्स करेंगे पीएटी आएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करेंगे ईपीएस आ जाएगा। तो पूछा है कि ईपीएस निकालो, आरओआई निकालो, यूजुअल। फिर पूछ रहे हैं कि क्या फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज है। अब देखो ना, इसमें इंटरेस्ट रेट कितना है 10%। अगर आरओआई से 10% से ज्यादा कुछ भी आ गया, 12% आ गया, तो आप बोलोगे हाँ फेवरेबल है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज लेस एंड आरओआई इज मोर, सो फाइनेंशियल लेवरेज इज वर्किंग फेवरेबली एंड वाइस वर्सा। फिर डीओएल निकालना है, डीटीएल निकालना है। फिर ईबीआईटी का क्या होगा अगर सेल 10% बढ़ जाए। अगर डीओएल 2 है सपोज, तो सेल 10% बढ़ने पे ईबीआईटी 20% बढ़ेगा, लाइक दैट। और ये, इसमें सेल्स को मानोगे एक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स को सेट कर दोगे 0। सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। डिक्टो सेम क्वेश्चन हम नोट्स में कर चुके हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन, ये कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है। देखने को ऐसा बड़ा भारी लग रहा है लेकिन इजी क्वेश्चन है कि आप कंप्यूटर से काम कराओगे, एआई से, तो ये सब सेविंग होगी। 3 लाख की सैलरी बचेगी, 3 लाख की ये बचेगा, 6 लाख, 2.5 लाख का ये फायदा हो जाएगा, 8.5 लाख, फिर और भी 2 लाख का फायदा, 10.5 लाख। इन सबको जोड़ लेना तो इससे आ जाएगा CFBT, कैश फ्लो बिफोर टैक्स। फिर मशीन आएगी आपकी सब मिला के 21 लाख की। लेकिन इसमें ना एक छोटा सा ट्विस्ट डालिए, बहुत इजी क्वेश्चन है विद स्मॉल ट्विस्ट। अपन आउटफ्लो हमेशा 0 ईयर पे दिखा देते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं 80% ऑफ परचेज प्राइस, मतलब 20 लाख का 80%, 16 लाख तो आप कहाँ दे दोगे 0 ईयर, बचा हुआ 4 लाख आप कहाँ दोगे फर्स्ट ईयर। और इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो 0 ईयर में लगेगी। डिप्रिसिएशन पूरे 21 लाख के ऊपर लगेगा। CFBT मालूम है, डिप्रिसिएशन मालूम है, CFAT निकल आएगा। खर्चा भी 10.5 लाख जहां कमा रहे हो तो 5 लाख खर्च भी हो रहे हैं, 5.5 का ही CFBT बचेगा इनफैक्ट। मेंटेनेंस भी माइनस होगा, सॉरी, तो 5.5 लाख में से 5 साल की टेबल बनानी पड़ेगी, 5.5 लाख में से ये सब माइनस करोगे तो CFBT आएगा। और फिर CFAT, और फिर 15% की डिस्काउंटिंग रेट भी यहाँ पर दी हुई है आपको। तो एनपीवी भी निकालना है और पीआई भी कैलकुलेट। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बेकार ही छाप के देते हैं। ये तो बहुत आसान चीज है, स्टूडेंट कर सकता है, स्टिल दे गिव इट।
क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लेना कि ये तो आपका पूरा प्रोडक्शन सेल वगैरह हो गया, ये अभी की बैलेंस शीट है। अब कंपनी को नया फंड चाहिए एक्सपेंशन करने के लिए 5 लाख, और कितना फंड चाहिए नया, देखो इसमें लिखा है 20 लाख रुपए चाहिए। तो अब इसमें क्या बोला है कि 20 लाख में या तो 5 लाख का लोन ले लो, या 10 लाख का ले लो, या 14 लाख का, और बचा हुआ किससे लाओ, इक्विटी से, है ना। अब इसमें और भी कुछ इंफॉर्मेशन भी है। Raj Limited has decided to undertake an expansion project. The company expects an increase in output by 50%. Fixed cost will increase by 5 lakh. तो कंट्रीब्यूशन 50% बढ़ेगा, माइनस फिक्स कॉस्ट 5 लाख बढ़ेगी, तो ये आ गया इंक्रीज इन, एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज बाय 15%। इन तीनों को इंप्लीमेंट करके और आप नया ईबीआईटी निकाल लोगे, राइट। पुराना ईबीआईटी तो ये आ गया आपका 20 लाख माइनस 10 लाख, 10 लाख रुपए तो पुराना ईबीआईटी आ गया। नया ईबीआईटी निकाल लो, वेरिएबल कॉस्ट 15% कम कर दो, फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए बढ़ा दो, और आउटपुट 50% बढ़ा दो, ये 1.5 लाख हो गया, ये 40 रुपए हो गया, ये 15% कम हुआ तो कितना 17 रुपए हो गया, और ये 12 लाख हो गई। बस इससे नया ईबीआईटी आएगा, ईबीआईटी से लेके और आपको ईपीएस तक कैलकुलेट कर देना है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में ना एक ट्विस्ट आती है, इनफैक्ट 2 ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। एक तो ईबीआईटी नया निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दे दी अपने को अलग से, और दूसरा ट्विस्ट क्या दे दिया कि आपको इंटरेस्ट रेट रेंज वाइज नहीं स्लैब वाइज दी। जैसे अगर आपने 14 लाख का लोन लिया, तो आप ये मत सोचो कि 10 लाख के ऊपर के लोन तो 20% पे आता है, तो पूरा 14 लाख 20% पे आएगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 14 लाख के लोन में पहला 5 लाख 10% पे आएगा, अगला 5 लाख 15 पे आएगा, अगला 4 लाख 20 पे आएगा। ये ट्विस्ट है, स्पेशली स्लैब लिखा है। फिर इससे आपको ईपीएस निकालना है, जिस ऑप्शन में ईपीएस सबसे ज्यादा आएगा उसको चूज कर लो। एवरेज क्वेश्चन है, नीदर टू इजी नॉट टू टफ। डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 5। इसका भी फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट में कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है डिवेंचर के बारे में क्योंकि ये, और दूसरे पार्ट में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालना है। तो दूसरा पार्ट तो बहुत इजी, 5% प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए का है, 10% प्रीमियम पे इशू हो रहा है, तो 110 में इशू करेंगे, और 100 में रिडीम होगा, और 6% फ्लोटेशन कॉस्ट है 6% ऑफ इशू अमाउंट। सो 110 रुपए का 6% 6.6 लग जाएगा, तो 110 माइनस 6.6 कर लेना, तो 103.4 तो आपकी इशू प्राइस होगी, और रिडम्पशन प्राइस कितनी होगी 100 रुपए। नंबर ऑफ इयर्स कितने हो गए 10, और डिविडेंड हो गया 5, तो 5 प्लस 100 माइनस 103.4 जो भी रिडम्पशन प्राइस है, डिवाइडेड बाय 10 इयर्स, होल डिवाइडेड बाय r प्लस p बाय 2। ये तो फॉर्मूला मेथड है, लेकिन क्वेश्चन हमसे चाहता है कि हम फॉर्मूला से ना करें, ट्रायल एंड एरर से करें। तो लिखा है यूज वाईटीएम मेथड। भाई वाईटीएम से आप कहीं घबरा तो नहीं गए, वाईटीएम इज यील्ड टू मैच्योरिटी, मतलब वही आईआरआर, मतलब वही ट्रायल एंड एरर, एक ही बात। वाईटीएम बोलो, आईआरआर बोलो, ट्रायल एंड एरर बोलो, उससे निकालना है कॉस्ट ऑफ रिस्क। तो भाई मैं तो कहता हूँ पहले फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूले से आपको एक रेंज पता चल जाएगी, और फिर उस रेंज के अंदर आप क्या करो, ट्रायल एंड एरर इंटरपोलेशन करके और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकाल दो। 10 साल की एक टेबल बनानी पड़ेगी, या एन्युटी लगा दो, टेबल मत बनाओ। तो आपको पता ही है ना ट्रायल एंड एरर इंटरपोलेशन से कॉस्ट कैसे निकालते हैं, वो कर लो। फिर भी एक बार पहले फॉर्मूला से कर लो, तो ट्रायल एंड एरर का रेंज पता चल जाएगा। तो ये तो जरा सा मेहनत वाला क्वेश्चन है, दिमाग वाला तो नहीं है ज्यादा। दिमाग वाला क्वेश्चन एकदम बिना एक्शन, देखो इंस्टीट्यूट की प्रैक्टिस बन गई है कि 60 मार्क्स में से 6 नंबर का तो कुछ ऐसा वो पूछते हैं जो क्वेश्चन आपने पहले कभी भी नहीं करा, पिछले 4 अटेम्प्ट से ये पैटर्न है। ये वैसा ही एक क्वेश्चन है, पर अगर आपने
कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर कंसेप्चुअली पढ़ा है तो आप इसको भी सॉल्व कर पाएंगे। चलो क्या क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। 15% convertible debenture of rupees 100 each issued at par with maturity of 6 year। तो अब मैं अगर KD का फॉर्मूला लगाऊं तो I into 1 minus T plus R minus P upon N whole divided by R plus P by 2। I कितना आ जाएगा 15 रुपए, ठीक है। फिर into 1 minus T तो into 0.6 क्योंकि 40% टैक्स रेट है, प्लस R अभी के लिए मान लो R मिसिंग है, माइनस P तो P होगा 100 माइनस 5% 95। P इक्वल टू कितना हो गया 95 और डिवाइडेड बाय n कितना हो गया 6। I 15 1 माइनस T 60%, P इक्वल टू 95, n इक्वल टू 6। एक चीज मिसिंग है और वो है रिडम्पशन प्राइस। बस उसी रिडम्पशन प्राइस को लेके क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया, अदरवाइज बहुत सिंपल है। On maturity, each debenture will be converted into 2 equity share। Maturity पे redemption price जो है 2 equity share के बराबर है। अगर क्वेश्चन बोल देता कि एक इक्विटी शेयर 70 रुपए का होगा उस समय, तो हम बोलते हैं एक डिवेंचर पे 2 शेयर मिल रहे हैं, एक शेयर 70 का है तो 70 into 2 140 आर। पर इन्होंने शेयर का प्राइस गायब कर दिया क्वेश्चन में से और वो आपको निकालने को दे दिया। तो अगर आप शेयर का प्राइस निकाल लें इंटू 2 कर लें, वही रिडम्पशन प्राइस हो जाएगा। और यहां उन्होंने 2 नई चीजें इंसर्ट कर दी। एक तो CAPM, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, मार्केट रिस्क प्रीमियम दैट इज RM माइनस RF। मेरे को बहुत डाउट है कि जब ये सोल्यूशन आएगा ना सजेस्टेड आंसर, तो शायद ये 18% को RM मान लिया होगा, क्योंकि RM माइनस RF 18 इतना बड़ा नहीं होता है। हो सकता है पेपर सेटर से गलती हो गई हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक मेजर मिस्टेक आती है तो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन नहीं आती है। लास्ट अटेम्प्ट में रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन गलत था, शायद सॉल्यूशन में इसको RM मान ले, बट एनीवेज यहाँ तो साफ साफ लिखा है मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 18%, सो दिस इज RM माइनस RF, बीटा इज 1.25, इससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। फिर देखो यार, आपको मालूम ना P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G, बस वो फॉर्मूला लगाना है। The company has paid dividend of 12.76, ये D0 है। 5 years ago it paid dividend of 10 rupees, इससे ग्रोथ रेट आ जाएगी। CAPM से कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी, ये हो गया आपका D0। 10 रुपए 5 साल पहले डिविडेंड था, इससे ग्रोथ रेट निकल आई। तो आपको ग्रोथ रेट पता है, KE पता है, KE G और D पता है, तो उससे P निकल आएगा। और ऐसे 2 शेयर मिलेंगे तो P इंटू 2 कर देंगे, वो रिडम्पशन प्राइस हो जाएगी। देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, सुनने में आपको ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, सॉल्व करने पे उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो सबसे पहला काम तो करते हैं कि ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला याद है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, सिंपल, FV इज इक्वल टू PV इंटू 1 प्लस R टू द पावर N। फ्यूचर वैल्यू है 12.76, प्रेजेंट वैल्यू है 10, 5 साल पहले 10 रुपए दिए थे और आज 12.76 है, तो छोटी वैल्यू PV की जगह, बड़ी FV की जगह 1 प्लस G रेस्ट टू द पावर 5, या तो ट्रायल एंड एरर इंटरपोलेशन कर लो या 12 टाइम्स अंडर रूट कर लो। ग्रोथ रेट कितनी आएगी बेटा 5%, स्क्रीनशॉट मार लेना या पॉज करके नोट कर लो। अब क्या हो रहा है, ये डिबेंचर के बदले जो शेयर मिलेंगे वो 6 ईयर पे मिलेंगे, तो अपने को P6 निकालना है। P6 अगर निकालना है तो उसके लिए D7 लगेगा। D7 कैसे आएगा, D0 में 6 साल की अपन ग्रोथ रेट लगा लेंगे, 7 साल की, सॉरी, D7 कैसे आएगा, 7 साल की ग्रोथ लगा लेंगे, 12.76 आज है, 1.05% ग्रोथ के लिए लगाना है 7 साल के लिए, तो 7वें साल का डिविडेंड आएगा 17.95। अब इससे हम P6 निकाल लेंगे, तो उसके लिए पहले KE निकाल लेते हैं, RF प्लस ये है RM माइनस RF इंटू बीटा। बहुत हाई आ गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यूजुअली इतना हाई होता नहीं पर क्वेश्चन में है 32.5%। बेटा ऐसे फॉर्मूला क्या होता है, P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G, पर अपने को P6 चाहिए क्योंकि 6 साल बाद एक डिबेंचर के बदले 2 इक्विटी शेयर मिलने वाले हैं।
तो P6 इज इक्वल टू D7 अपॉन KE माइनस G है, तो 17.95 अपॉन KE माइनस G हमने कर लिया, तो P6 कितना आ गया 65.27। बस अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो फाइनली हम KD कैलकुलेट कर लेते हैं। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे तो जो मेरे नोट्स के लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फॉर्मूला में P आएगा नेट प्रोसीड रियलाइज इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंस 95, रिडम्पशन प्राइस सबसे ज्यादा ड्रामेटिकल यही है। आई एम नॉट श्योर इंस्टीट्यूट का भी यही आंसर आएगा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बहुत ट्विस्ट डाले, हो सकता है वो कुछ अलग ही असम्पशन ले लें, बट लेट मी टेल यू करेक्ट सोल्यूशन यही। सजेस्टेड आंसर में क्या आएगा वो मुझे नहीं पता, पर सही सोल्यूशन ये ही है, आई कैन अश्योर यू। रिडम्पशन प्राइस ऑफ डिबेंचर, तो एक डिबेंचर के बदले 2 शेयर मिलेंगे और तब एक शेयर कितने का होगा 65, तो आपको रिडम्पशन प्राइस एक तरह से कितनी मिल रही है 130। नंबर ऑफ इंटरेस्ट 15 रुपए, टैक्स रेट 40%, नंबर ऑफ ईयर 6, फॉर्मूला लगा दो I into 1 minus T plus R minus P upon N whole divided by R plus P by 15 into 0.6 130 95 6 years। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, मैंने कोई गलती कर दी हो, पर प्रोसेस यही है 13.23%। दिस इज द कॉस्ट ऑफ डेट माय डियर फ्रेंड्स, है ना, एकदम मस्त क्वेश्चन। ये ऐसे तो सिर्फ केडी का ही क्वेश्चन था, अगर ये 65 रुपीज दिए होते ना तो नॉर्मल केडी क्वेश्चन था, पर ये 65 निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ा, उसके लिए पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना पड़ा, उसके लिए पहले D7 निकालना पड़ा, उसके लिए पहले ग्रोथ रेट निकालनी पड़ी, इसको लेकर के ये क्वेश्चन लेंदी हो गया, डिफिकल्ट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई मस्ट अप्रिशिएट टू द पेपर सेटर कि उसने अच्छा दिमाग लगाया और बढ़िया क्वेश्चन बनाया। फिर थ्योरी क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई लिमिटेशंस ऑफ आईआरआर, याद है ना अपन ने कितनी सारी लिखी थी। ये एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव रिजल्ट देता है, ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की गारंटी नहीं देता है, मल्टीपल आईआरआर की प्रॉब्लम होती है, नो आईआरआर की प्रॉब्लम होती है, इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन लेंडिंग एंड बोरोइंग मनी, और सबसे बड़ा असम्पशन रीइन्वेस्टमेंट असम्पशन। आईआरआर तभी सही होगा जब रीइन्वेस्टमेंट भी सेम रेट पे हो, जबकि रीइन्वेस्टमेंट सेम रेट पर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। assumptions of Walters formula, डिविडेंड पॉलिसी में पढ़ा था ना, डिविडेंड का क्वेश्चन नहीं पूछा, थ्योरी में पूछ लिया। वॉल्टर मॉडल अपना याद है, डीपीएस प्लस आर अपॉन के इंटू ईपीएस माइनस डीपीएस होल डिवाइड बाय के। तो उसमें क्या होता है, अगर आर बड़ा हो और के छोटा हो तो मिनिमम डिविडेंड बेस्ट पॉलिसी होती है, और आर छोटा और के बड़ा हो तो मैक्सिमम डिविडेंड बेस्ट पॉलिसी होती है। आर और के बराबर है तो कोई भी डिविडेंड दो फर्क नहीं पड़ता, ये सब आपको लिखना है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के फायदे बताओ, तो बताओ कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के 5 नुकसान है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ये नुकसान नहीं है, वही उसका सबसे बड़ा फायदा है। या एडीआर जीडीआर में डिफरेंस करो, नोट्स में छपा हुआ है, 4 पॉइंट दिए मैंने आपको। एडीआर अमेरिका में, जीडीआर यूरोप में। एडीआर के लिए स्ट्रिक्ट सेट गाइडलाइन, जीडीआर के लिए इजी यूरोपियन गाइडलाइन। एडीआर मोस्टली रिटेलर्स लेते हैं, जीडीआर मोस्टली इंस्टीट्यूशन लेते हैं। एडीआर की लिस्टिंग न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक, डो जोन्स पे होती है। जीडीआर की लिस्टिंग लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज एटसेट्रा पे होती है, याद ना। तो एवरेज पेपर था, अगर ये क्वेश्चन करो तो फिर भाई पेपर 60 मार्क्स का है लेकिन बनता 72 मार्क्स का है, क्योंकि 12 नंबर चॉइस में छोड़ने को आते हैं। ये क्वेश्चन का ये पार्ट कर लो तो पूरा 72 मार्क्स का पेपर ही अचीवेबल था। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। एंड एनीवेज फिर भी कोई डाउट है तो आई एम स्टिल देयर, आप मुझे कनेक्ट करिए डाउट्स पूछने के लिए। ऑलराइट, थैंक यू।